दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीडीएस पाठशाला पर। दोस्तों मेरा नाम हर्ष है, मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं। दोस्तों हमारा एक चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड साल्ट वाला। दोस्तों इस चैप्टर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। दोस्तों आज जो हमारी क्लास होगी वो क्लास नंबर 3 होगी, जो हमारा तीसरा लेक्चर है आज उस चैप्टर का। अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था एसिड के बारे में सब कुछ बता दिया था और बेस के बारे में सब कुछ बता दिया था, यानी कि अम्ल और क्षार के बारे में। पिछली जो हमारी 2 क्लासेस अपलोड हुई हैं मैंने अम्ल और क्षार के बारे में आपको सब कुछ समझा दिया था। दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात और बताई थी पीएच स्केल के बारे में, ठीक है, कि बहुत ज्यादा यूज होता है इसका जब हम एसिड और बेस पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर चल रहा है हमारा 2 केमिस्ट्री का। इसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। अम्ल क्षार एवं लवण। दोस्तों पिछली वाली दोनों वीडियो मैंने आपको एसिड और बेस के बारे में बता दिया था और थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैंने लवण के बारे में क्या क्या चीजें बताई थी, थोड़ा बेसिक बताया था कि लवण होता क्या है, अब दोस्तों लवण होता क्या है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा ही डीप में बता दूं, लवण होता है न्यूट्रलाइजेशन वाले प्रोसेस में जो बनता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन वाले रिएक्शन में जो बनता है दोस्तों उसको लवण बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, जब हमारे अम्ल और क्षार, दोस्तों जब हमारा अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोस्तों लवण बनता है, प्लस जल बाहर निकलता है। दोस्तों ये जो रिएक्शन है मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं और मैंने कहा था ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उदासीनीकरण का जो प्रोसेस होता है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण का जो प्रोसेस होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया दोस्तों इशू को बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया दोस्तों इशू को बोलते हैं जब एसिड और बेस, एसिड, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करते हैं तो दोस्तों साल्ट बनता है। आपको बता दिया था मैंने, साल्ट बनता है प्लस H2O बाहर। अब दोस्तों इसमें एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि कितनी भी रिएक्शन कर लो, या तो कुछ बनेगा या कुछ बाहर निकलेगा, ठीक है, या तो कुछ बनेगा या कुछ बाहर निकलेगा। अब दोस्तों मेरा इस समझाने का मतलब सिर्फ इतना है, जब भी अम्ल और क्षार, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। कौन सा? न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। उदासीनीकरण को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन। ये जो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। यही होता है दोस्तों हमारा लवण, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का नाम ही एसिड बेस एंड साल्ट, ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली थी। साल्ट का मतलब होता है लवण और लवण हमने ये पढ़ लिया। ये साल्ट, हम साल्ट ही पढ़ रहे हैं, साल्ट ही है। साल्ट होते क्या है? एसिड और बेस की रिएक्शन से जो बनता है उसको साल्ट बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखने की जरूरत है नहीं। दोस्तों अपने
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो साल्ट आप लोगों को समझ में आ गया, एसिड के बारे में बता दिया, बेस के बारे में बता दिया, और आपको मैंने साल्ट के बारे में बता दिया। और दोस्तों एक टॉपिक आता है हमारा सूचक, इंडिकेटर्स, ठीक है। एक टॉपिक आता है दोस्तों हमारा सूचक। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये वीआईपी क्वेश्चन है, बिल्कुल वीआईपी, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब सूचक होते क्या हैं, पहले सूचक के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। किसी भी विलियन में अम्ल और क्षार की सांद्रता का पता लगाने के लिए जो चीजें यूज होती हैं उनको सूचक बोलते हैं। किसी भी विलियन में अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए जो चीजें यूज होती हैं उनको सूचक बोलते हैं। लिख देता हूं मैं, किसी भी विलियन में अम्ल व क्षार की सांद्रता का पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से बताता रहा कि एक पीएच स्केल होती है, एक पीएच स्केल होती है। मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में इतना सब कुछ बता दिया है कि आप पीएच स्केल आप लोगों के बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फीड हो गई होगी, ठीक है। तो ये जो सूचक होते हैं ना, अब आपको एक चीज दिमाग में आई होगी कि सर ये जो आपने पीएच स्केल बताई थी कि एसिड 7 से नीचे होते हैं, क्या सर पता कैसे चलता है कि पीएच स्केल 7 से नीचे होगा, है ना। क्या एसिड के ऊपर लिखा होता है? नहीं दोस्तों, एसिड के ऊपर नहीं लिखा होता। ये जो सूचक होते हैं ये अलग अलग कलर से डिनोटेड होते हैं, अलग अलग कलर से, ठीक है। हर एक कलर हर एक नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 नंबर पर है बिल्कुल लाइट रेड, 6 ये 7 है न्यूट्रल है, ठीक है। 6 नंबर पर है बिल्कुल लाइट रेड। फिर एक होता है ना लिटमस पेपर, मैंने बताया था लिटमस पेपर के बारे में सब कुछ। तो लिटमस पेपर जैसे ही हम एसिड के अंदर डूबेंगे, जैसे एसिड के अंदर डिप करेंगे, डिप करने के बाद दोस्तों देखेंगे कि लिटमस का जो रंग है, जो हमारे लिटमस का रंग है, जो ब्लू लिटमस है, अगर एसिड में डिप करना है तो ब्लू लिटमस लेना पड़ेगा, अगर बेस में डिप करना है तो रेड। अब दोस्तों में देखना यह है कि ये जो हमारा लिटमस है, ये जो लिटमस हमने लिया है ये होना चाहिए ब्लू। अब जैसे इसको एसिड में डिप करेंगे, डिप करने के बाद हमको ये देखना है कि किस कलर कोड से, किस कलर कॉम्बिनेशन से ये मैच कर रहा है। अगर मान लीजिए 6 से मैच कर गया लाइट रेड, ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो इस विलियन का पीएच है वो 6 होगा, 6 होगा बिल्कुल, ठीक है। ना तो एसिड के ऊपर लिखा होता है, ना बेस के ऊपर लिखा होता है, ना लवण के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। किसी चीज के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है, हमको खुद पता लगाना होता है कि ये एसिडिक मीडियम है या ये बेसिक मीडियम है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब सूचक के होते क्या मैंने बता दिया। किसी भी विलियन में अम्ल में क्षार की सांद्रता का पता लगाने के लिए जो चीजें यूज होती हैं क्या बोलते हैं उनको? सूचक, ठीक है। क्या बोलते हैं? सूचक। मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है। मटेरियल which indicate the concentration, मैं concentration को CONC लिख रहा हूं, CONC, यहां पर डॉट, concentration ही बोलते हैं इसको, ठीक है। मटेरियल which indicate concentration of acid and base in any solution। अगर इतने डीप में हमने पढ़ लिया है तो एक बात और बता दूं, ये जो विलियन होता है कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इधर बता देता हूं साइड में। दोस्तों जो विलियन होता है ना,
विलेन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है विले प्लस एक होता है विलायक। एक होता है विले, एक होता है विलायक, ठीक है। अब विलेन का एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि चीनी का पानी, है ना, जैसे कि चीनी का पानी। अब विले क्या होता है? चीनी, जिस चीज को मिला रहे हैं, ठीक है, विले क्या होता है? चीनी, चीनी, ठीक है, चीनी, ठीक है, जिस चीज को मिला रहे हैं, आपको ऐसे याद रखना है, विलेय मतलब जिस चीज को मिला रहे हैं, विलायक मतलब जिसमें मिला रहे हैं, विलायक मतलब जैसे पानी, पानी। तो चीनी और पानी के जो कॉम्बिनेशन से चीजें बनी है ना, उसको बोलते हैं दोस्तों विलायक। और विलायक के फॉर्म में क्या हुआ? चीनी का पानी। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, ऐसे मेहनत करिए हमारे साथ, आपको भी लगेगा कि चीज ही बढ़ रही है बिल्कुल। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सूचक के थोड़े टाइप देख लेते हैं। डेफिनेशन तो आपको क्लियर होगी, मटेरियल विच इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस इन एनी सॉल्यूशन, ठीक है। किसी भी विलयन में अम्ल में क्षार की सांद्रता का पता लगाने के लिए जो चीजें यूज होती हैं उसको बोलते हैं दोस्तों सूचक, ठीक है। अब सूचक क्या होते हैं? तीन टाइप। टाइप बहुत इजी से है, मैं रफ कर देता हूं, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए, ठीक है। सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार, इंग्लिश में लिख देता हूं, टाइप ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। सूचक के प्रकार, टाइप ऑफ इंडिकेटर। अब दोस्तों अभी बताया मैंने तीन प्रकार होते हैं इसके, 1, 2 और 3। तीन प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है बहुत इजी है, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। दूसरा टाइप होता है दोस्तों कृत्रिम सूचक। सिंथेटिक, सिंथेसाइज, इंडिकेटर, सिंथेसाइज इंडिकेटर, या फिर मैन मेड लिख लीजिए, आर्टिफिशियल, इंडिकेटर। दोस्तों थर्ड वाली चीज जो आती है वो आती है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, इनको दोस्तों बोलते हैं स्मेल इंडिकेटर्स। दोस्तों ये जो सूचक के प्रकार हैं, ये जो सूचक के तीन प्रकार हैं, फर्स्ट प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड कृत्रिम सूचक यानी कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर, थर्ड होता है दोस्तों गंधीय सूचक यानी स्मेलिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। दोस्तों आपको नाम सुन के ही पता लग रहा होगा, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से मिल रहे हैं,
है ना। प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक सूचक है, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, सोर्स ऑफ नेचर, जिसका जो सोर्स है वो नेचर है, ठीक है। कृत्रिम सूचक कौन से होते हैं दोस्तों? जो प्राकृतिक चीजों को यूज करके, प्राकृतिक चीजों को जो यूज करके हमने एक आर्टिफिशियल सूचक बना दिया है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर बनाया है, तो उसको बोलते हैं कृत्रिम सूचक, ठीक है। अब गंधीय सूचक, सर ये तो समझ में आ गया कृत्रिम कौन से होते हैं, प्राकृतिक कौन से होते हैं। फिर तीसरी क्या चीज है दोस्तों? ये ऐसे सूचक हैं जो गंध के माध्यम से बताते हैं कि जो हमारा मिलियन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। गंध, गंध से पता चलेगा हमें, है ना। तो दोस्तों बता देता हूं उनके बारे में थोड़ा सा, इनके बारे में डेफिनेशन तो इनकी कुछ है नहीं, आपको ऐसे याद रखना है। प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर, कृत्रिम सूचक आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और गंधीय सूचक मतलब स्मेली इंडिकेटर। अब दोस्तों इनके कुछ वो होते हैं एग्जांपल्स कि कौन से इंडिकेटर होते हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो प्राकृतिक होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कृत्रिम होते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से जो गंधीय होते हैं दोस्तों? गंधीय सूचक के तो आपको बता दूं, इतने इतने इजी एग्जांपल है, बहुत ज्यादा आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। जैसे कि गोभी, हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया पौधे का फूल, पौधे का फूल, और दोस्तों एक होती है हल्दी, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे प्राकृतिक सूचक के अंदर आते हैं, ठीक है। गोभी, जो पत्ता वाली गोभी होती है, कैबरेज इसको बोलते हैं, कैबरेज, ठीक है। हाइड्रेंजिया का फूल, हाइड्रेंजिया पौधा होता है जो वाटर के अंदर उगता है, उसका फूल होता है, वो भी एक सूचक की तरह ही काम करता है। एसिड के साथ अलग बिहेवियर करता है और बेस के साथ अलग बिहेवियर करता है। दोस्तों उसी तरह हल्दी तो हमारे घरों में इजीली मिल जाती है, तो आप इसको घर पे भी करके देख सकते हो। जो हल्दी है एसिड के साथ अलग बिहेवियर करती है और बेस के साथ अलग। अगर आप हल्दी के अंदर एसिड मिलाओगे, यानी कि अगर लेमन मिलाओगे, तो उसका कलर बिल्कुल डार्क रेड हो जाएगा, ठीक है, डार्क रेड हो जाएगा। और जैसे आप उसके अंदर डिटर्जेंट मिलाओगे, तो बेसिक होता है, जो हमारा कपड़े धोने का पाउडर होता है ना, सरफ, कपड़े धोने का पाउडर, वॉशिंग पाउडर। दोस्तों अगर आप उसमें दोबारा से वॉशिंग पाउडर मिलाओगे, तो क्या हो जाएगा? दोबारा से नॉर्मल, है ना। तो हल्दी हमारा प्राकृतिक सूचक है। अब दोस्तों कृत्रिम सूचक की बात कर लेते हैं। फिनोक्सिलीन, इंग्लिश हिंदी सेम ही है फिनोक्सिलीन की, तो फिनोक्सिलीन, फिनोक्सिलीन। दोस्तों दूसरा है मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज, ठीक है। फिनोक्सिलीन एक मटेरियल होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। एसिड और बेस दोनों के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। और दोस्तों जो मैथिल ऑरेंज होता है, मैथिल ऑरेंज जो होता है दोस्तों, मैथिल ऑरेंज होता है, मैथिल ऑरेंज क्या होता है? इसमें थोड़ा सा मिथाइल का कंटेंट होता है, मिथाइल का कंटेंट होता है। तो मिथाइल कंटेंट होने की वजह से इसमें क्या होता है?
जो हमारा एसिड है उसके साथ ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, जो हमारा बेस है उसके साथ अलग तरीके से। अब दोस्तों गंदे सूचक कौन कौन से हो सकते हैं? सर ऐसे कुछ सूचक हैं जिसमें जो हम स्मेल से बता सकते हैं कि हाँ भाई जो ये एसिडिक माध्यम है या फिर बेसिक, बिल्कुल। एक आपका आता है प्याज, एक आपका आता है लहसुन, प्याज, लहसुन, एक होता है प्याज, लहसुन। दोस्तों दो ही एग्जांपल रहने दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया सूचक के मैंने 3 प्रकार बताए हैं। कितने? 3 प्रकार। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सूचक के 3 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार कौन सा बताया है? बिल्कुल, पहला होते हैं प्राकृतिक सूचक, जो हमें प्रकृति से मिले हैं, जिनका जो सोर्स है वो जो हमें प्रकृति से मिले हैं, जिनमें जो सोर्स है वो हमारे नेचुरल सोर्स है। मतलब कि जैसे पत्ता गोभी है जिसे कैबेज बोलते हैं, हाइड्रेंजिया का फूल है, और दोस्तों हल्दी है। मैंने अभी बताया आपको हल्दी तो आपके घर में इजीली मिल जाएगी, तो आप उसके साथ एग्जांपल करके देख सकते हो। कैसे? आपको हल्दी के अंदर लेमन निचोड़ना है, एक गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल के उसके अंदर लेमन निचोड़ना है, और लेमन जैसे आप निचोड़ोगे या फिर लेमन उसके अंदर लेमन जूस डालोगे तो दोस्तों आपको देखोगे जो हल्दी है उसका कलर हो जाएगा बिल्कुल रेडिश कलर हो जाएगा, बिल्कुल रेडिश, ठीक है, लेमन डालने से रेडिश कलर। अब दोबारा में जैसे आप इसके अंदर क्या डालोगे? वॉशिंग पाउडर डालोगे, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। जैसे आप इसके अंदर वॉशिंग पाउडर डालोगे तो दोबारा से येलो हो जाएगा, येलो। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। दोस्तों क्या ये चीज आपके समझ में आ गई? तो आगे चले। और कृत्रिम सूचक के यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बता दें। फ्रॉक्सिलिन मटेरियल होता है जो एसिड और बेस दोनों साथ रिएक्ट करता है। एक होता है मेथिल ऑरेंज, इसमें मिथाइल कंटेंट होता है, तो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। एक होते हैं गंधीय सूचक, जो नाक के माध्यम से बता दे कि ये एसिडिक माध्यम है या फिर बेसिक, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो बेस में अपनी प्याज में क्या होता है, ये अपनी स्मेल खो देते हैं, किसमें? बेस में स्मेल खो देते हैं और एसिड में स्मेल इनकी बनी रहती है। सेम टू सेम इसके साथ है, अगर स्मेल खो गई तो समझो बेस है, अगर स्मेल रह गई तो एसिड है। दोस्तों 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो दोस्तों टॉपिक हमारा खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, ठीक है। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। दोस्तों अम्ल और क्षार को अलग से पढ़ाने का मेरा बिल्कुल छोटा सा मतलब था, ताकि अगर मैं अम्ल के बारे में कुछ आपको थोड़ा सा हाई लेवल का बताऊंगा ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्षार के बारे में बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, लवण के बारे में बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर उनके गुणधर्म पढ़ने वाले हैं।
मतलब जैसे एसिड की रिएक्शन कराएंगे किसी मेटल के साथ, या फिर एसिड की रिएक्शन किसी और चीज के साथ कराएंगे, फिर बिल्कुल सेम टू सेम चीजें क्षार के साथ कराएंगे। ठीक है, जैसे कि इनके रासायनिक गुणधर्म कैसे कैसे हो सकते हैं। पहला, अम्ल व क्षार के अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म पता करने के लिए इनकी रिएक्शन, इनकी अभिक्रिया, इनकी अभिक्रिया धातु कोमा आपस में कोमा कार्बोनेट से कराते हैं दोस्तों। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म जानने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए दोस्तों, अम्ल और क्षार की जो रिएक्शन है वो या तो धातु के साथ करवानी पड़ेगी या आपस में करवानी पड़ेगी। बताया था मैंने, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, या फिर किसी धातु कार्बोनेट, या फिर किसी जो हमारे कार्बोनिक एसिड्स होते हैं वो सारे, या फिर किसी कार्बोनेट या कार्बनिक एसिड के साथ हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत टाइम है अपने पास, है ना, बहुत टाइम है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। दोस्तों पहला आता है धातु के साथ अभिक्रिया। धातु से अभिक्रिया। अब धातु से अभिक्रिया अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया धातु से करवा के देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एसिड को धातु से रिएक्ट करा के देखते हैं। जैसे कि धातु हमारे सोडियम, या फिर ऐसे कर लीजिए हमारा कोई अम्ल है HCl। सोडियम की रिएक्शन जब HCl के साथ कराई जाती है, पहले मैं इसका शब्द समीकरण तो लिखना भूल गया दोस्तों। जैसे कोई धातु है अम्ल के साथ रिएक्शन हो रही है, तो दोस्तों दो चीजें बनती हैं। एक तो बनता है साल्ट, और दोस्तों एक बनता है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब कोई धातु, मार्क कर लीजिए नंबर 1 और इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, जब अम्ल किसी धातु के साथ रिएक्ट करता है, इसको ऐसे लिख के अगर आप ऐसे भी लिख लोगे ना, अम्ल प्लस धातु, तो भी सही है। जब अम्ल किसी धातु के साथ रिएक्ट करता है तो दोस्तों कोई ना कोई साल्ट बनेगा, लवण बनेगा। ठीक है, और हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। आपको फिक्स क्या होता है दोस्तों, फिक्स इसमें ये होता है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी, ये इसमें फिक्स होता है ना। अब ये जो हमारा एसिड है, आप इसको ले लीजिए HCl, भाई एसिड है हमारा, अच्छे से रिएक्शन भी करता है। ठीक है, धातु आप ले लीजिए सोडियम, धातु है, हाईली रिएक्टिव धातु है। ठीक है,
पोटेशियम के बाद सेकंड नंबर पर आती है रिएक्शन जो रिएक्टिविटी सीरीज में, ये सोडियम है। जो मैंने आपको याद करवाया था, करीना मांगे कार स्कूटर, है ना, तो करीना ने कार मांगी वो वाला। अब जब कोई भी धातु या कोई भी एसिड धातु के साथ रिएक्शन करता है तो दोस्तों मैंने बताया था साल्ट बनता है, साल्ट बनेगा NaCl। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर ये Cl और Na हमें पता कैसे चलेगा, तो दोस्तों आपको दिमाग लगा लेना है कि साल्ट हम HCl से और Na से इसे कौन सा साल्ट बना सकते हैं। ये तो Cl है और ये NaCl और H2 गैस बाहर। अब सिर्फ इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। अभी बैलेंस हो चुका है, ठीक है, अब ये बैलेंस हो चुका है। अब दोस्तों किसी क्षार के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं, धातु की किसी क्षार के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं। सॉरी, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन पहले कराते हैं। अम्ल की धातु ऑक्साइड, अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। इसको नेक्स्ट वाली स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट। अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। दोस्तों अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, कोई अम्ल ले लीजिए जैसे कि HCl है और धातु ऑक्साइड ले लीजिए जैसे कि CuO है, CuO है ना, CuO। कोई अम्ल है, कोई धातु ऑक्साइड है, कोई कॉपर ऑक्साइड धातु ऑक्साइड तो है, ठीक है। जब अम्ल की रिएक्शन धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो आप CuO प्लस HCl, तो दोस्तों क्या होता है, मैंने बताया था एक बनेगा साल्ट CuCl2 और प्लस H2O बाहर। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहां पर 2 लगा दीजिए, यहां पर 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। नहीं, अब बैलेंस है, ठीक है। अम्ल की हमने धातु के साथ रिएक्शन करा के देख ली, धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा के देख ली। अब दोस्तों कल जो हम बात करेंगे, अब पहले इसको दोबारा देख लीजिए। जब धातु ऑक्साइड को किसी भी अम्ल के साथ रिएक्ट करा जाता है, या कोई भी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो दोस्तों एक बनता है साल्ट और H2O बाहर। अगर धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, अगर धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, एक ऑक्सीजन सिंगल। दोस्तों बैलेंस हो चुकी है। दोस्तों आज का सेशन अपना यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो विदा लेना चाहते हैं दोस्तों आपसे, फिर आगे की बात हम कल करेंगे। तो जो बच्चे हमारे साथ सच में मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिलें मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों जब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू।